हैं कि आपको ये डॉक्टर नजर आ रहे हैं। ये जो डॉक्टर हैं, ये फ्रेंच के डॉक्टर हैं। इन्होंने ही ये डिजीज का जो है डिस्कवर किया। इनका नाम था डॉक्टर प्रॉस्पर मीनियर। यानी डॉक्टर प्रॉस्पर मीनियर जो है एक फ्रेंच के मेडिकल डॉक्टर थे। इन्होंने क्या है 1861 में एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। पूरा एक डीपली रिसर्च किया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड और ईएनटी से डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो इन्होंने मीनियस डिजीज पे एक स्टडी किया और उस स्टडी में जब कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पेपर प्रेजेंट कर रहे थे 1861 में, तो इनका पेपर बहुत अच्छा लगा और इनका पेपर एक्सेप्ट हुआ, पब्लिश हुआ और इनका नाम था डॉक्टर प्रॉस्पर मीनियर। तो इन्होंने ये डिजीज के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया और बताया कि आपके सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है एंडोलिम्फ, वो डिस्टरबेंस होने की वजह से पेशेंट के अंदर डिसबैलेंस हो जाता है। यानी पेशेंट को जो है स्पाइनिंग सेंसेशन और वर्टिगो आने लग जाता है। ये सारी चीजें उन्होंने बताया और ये सारी चीजें आपका प्रैक्टिकली भी एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद इस डिजीज का नाम मीनियस रख दिया गया। तो इस डिजीज का जो नॉमेनक्लेचर है वो हुआ था 1861 के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1861 में फ्रेंच के डॉक्टर प्रॉस्पर मीनियर, तो यहां से इनका जो सेकंड नेम है वो मीनियस डिजीज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये हम क्या है मीनियस डिजीज हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपने पेपर के अंदर क्या डिस्कशन किया था और मीनियस डिजीज क्या होता है, तो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको कि डॉक्टर प्रॉस्पर मीनियर ने इनका नॉमेनक्लेचर किया था 1861 में। इस डिजीज का नाम इनके नाम पर रखा गया था। तो डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मीनियस डिजीज के अंदर क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर। नॉर्मल ईयर का आपने स्ट्रक्चर देखा है, ये आपको कॉक्लिया है, ये आपके वेस्टिबुल्स हैं, ये आपके सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पोजीशन में होते हैं। इनका भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये इस तरीके से पोजीशन में क्यों होते हैं। ये आपका एंडोलिम्फेटिक सैक है। ये एंडोलिम्फेटिक सैक क्या करता है, जब आपके सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड आपका कम होता है तो यहाँ से फ्लूइड आपका सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर चला जाता है। जैसे इसके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा होता है, ये वापस इसको मैनेज करता है। तो ये एंडोलिम्फेटिक सैक का काम क्या है, बैलेंस ऑफ द एंडोलिम्फ फ्लूइड और पैरेलिम्फ फ्लूइड इन द ईयर, इन द सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। तो ये पूरा क्या करता है, आपके ईयर के अंदर जो फ्लूइड है पैरेलिम्फ और एंडोलिम्फ, इन दोनों का बैलेंस करता है। यहाँ सेकंड इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो वेस्टिबुल है इसके अंदर एनलार्ज हो गया और ये आपका एंडोलिम्फ सैक है, ये भी आपका क्या हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है। तो मीनियर डिजीज में क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ द एंडोलिम्फ फ्लूइड। तो पेरिलिम्फ फ्लूइड एंडोलिम्फ फ्लूइड क्या होते हैं, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है, स्पेशली एंडोलिम्फ फ्लूइड है, वो क्या हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। या फिर क्या होता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद, यानी वेस्टिबुल मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद पेरिलिम्फ के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये एंडोलिम्फेटिक सैक है, ये आपका एनलार्ज हो जाता है। इस एनलार्जमेंट की वजह से पेशेंट के अंदर स्पाइनिंग सेंसेशन, वर्टिगो सेंसेशन और ये आपका डिस्टरबेंस इन द हियरिंग, ये आपके सारे सिम्टम्स जो है जनरेट होने लगते हैं। तो डेफिनेशन क्या है आपका, it is a disorder of inner ear where the endolymphatic system is distended. It is characterized by vertigo. Vertigo means spinning sensation, यानी चक्कर आना। सेंसोरियल हियरिंग लॉस, यानी दो टाइप के आपके लॉस होते हैं हियरिंग के अंदर। एक आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है और सेकंड आपका सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है, आपके ट्रैक के अंदर, यानी आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस हुआ है, ये ट्रीटेबल है, तो ये आपका कहलाता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। मींस देयर इज प्रॉब्लम इन द कंडक्शन सिस्टम। सेकंड आपका क्या होता है,
सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है उसके अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से हियरिंग लॉस होता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है, यानी आप वापस ट्रीट इसको आप नहीं कर सकते। और क्या साइन आएंगे आपके, टेनिटस, यानी जैसे आपके कान के अंदर आपको लगेगा जैसे बैल बज रहा है, ठीक है। एंड ऑरल फुलनेस, और आपको कान ऐसा लगेगा कि जैसे ये पूरा कंप्लीट किसी फ्लूइड से भरा हुआ है। तो ये जनरली जो सिम्टम है ये आपको देखने को मिलेंगे मिनियस डिजीज के अंदर। तो अभी आपको कितना समझ में आया, ये आपका कॉक्लिया, ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वेस्टिबुल, ये आपका लिम्फेटिक सैक। इसके अंदर दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, पेरिलिम एंड एंडोलिम। एंडोलिम फ्लूइड जब एक्युमुलेट हो जाता है तो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन को रप्चर करके और पेरिलिम फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने की वजह से ये एंडोलिम सैक का एनलार्जमेंट हो जाता है, इसके अंदर भी डिस्टेंडेड होने लगता है। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये भी डिस्टेंड हो गया और ये भी एनलार्ज हो गया। इसकी वजह से आपके वर्टिगो सेंसेशन, टैनिटस एंड ऑरल फुलनेस देखने को मिलता है। जनरल स्ट्रक्चर आपने देखा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये आपका पिन्ना हो गया जिसे हम ऑरिकल कहते हैं, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो आपके बाहर से डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। यहाँ ट्रैक के अंदर एक सेबेसियस ग्लैंड होती है और आपकी सिरोमेन वैक्स ग्लैंड होती है। ये अपना सीक्रेशंस यहाँ पे रिलीज करते हैं जिसको हम वैक्स बोलते हैं। ये वैक्स क्या काम करता है, ये आपका स्मेल करता है जिससे आपके स्मॉल स्मॉल बैक्टीरिया वायरस जो इंसेक्ट होते हैं वो आपके अंदर नहीं जाते हैं। और ये बहुत ही स्टिकी होता है। स्टिकी होने की वजह से क्या है, जो भी डस्ट पार्टिकल अगर हेयर से अंदर आ भी जाता है ये इसको अटैच कर लेता है, बाद में आप इसको क्या है क्लीन कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, ईयर ड्रम है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। ये आपका मैलियस, ये आपका इंकस एंड ये स्टेपीज। स्टेपीज जहां पे कनेक्ट होती हैं कॉक्लिया के अंदर उसको हम कहते हैं ओवल विंडो। और ओवल विंडो के बाद ये वाइब्रेट करेगा और अंदर आपका साउंड प्रोड्यूस होगा और ये वापस साउंड रिवर्ट होके वापस आ जाएगा राउंड विंडो के द्वारा। तो ओवल विंडो के द्वारा इसका अटैचमेंट होता है और राउंड विंडो के द्वारा इस एयर का प्रेशर वापस आ जाता है। अब वापस आने के बाद कहाँ जाता है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसे हम ईस्टर्न ट्यूब कहते हैं, मिडिल ईयर का पार्ट, उसके बाद ईस्टर्न ट्यूब, इसमें ये साउंड का प्रेशर आकर के और वापस रिलीज हो जाता है। तो ये नॉर्मली प्रोसेस जो है चलता है। अब हम देखते हैं कि कॉक्लिया के अंदर और वेस्टिबुल के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक वीडियो प्ले करते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जनरली समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल ईयर आपके किस तरीके से फंक्शन करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मल ईयर यानी मिनियस डिजीज में क्या होता है। तो चलते हैं हम वीडियो प्ले करते हैं। Sound waves travel into the ear, making their way to a snail-shaped object called the cochlea. Once inside, they encounter hair cells that transmit the sound to the brain. But those tiny hair cells, essential to our hearing, can die if exposed to loud noise. तो अभी आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से नॉर्मल आपका फंक्शन चलता है, जिसमें आपने हेयर भी देखा कि इसके अंदर हेयर्स भी रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, ये जो एरो नजर आ रहा है ये आपका साउंड वेव है। साउंड वेव को हम एक एरो के रूप में शो कर रहे हैं। जैसे आपका साउंड वेव, ये जो पिन्ना है ये क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर को कलेक्ट करता है, यानी साउंड वेव को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आपके ईयर ड्रम के पास पहुंचता है। जैसे ईयर ड्रम के पास एयर टच करता है, आपका मैलियस वाइब्रेट होता है।
मैलियस से आपका इंकस अटैच होता है, इंकस भी वाइब्रेट होता है, और उसके बाद स्टेपीज। स्टेपीज आपका ये जो कनेक्ट हो रहा है, ये आपका कनेक्ट हो रहा है ओवल विंडो से। इसको हम कहते हैं ओवल विंडो। ये आपका ओवल विंडो है। जैसे ही ओवल विंडो के अंदर आपका साउंड वेव जाता है, ये वाला फ्लूइड रहता है पेरिलिम्फ। तो ये पेरिलिम्फ फ्लूइड को देखिए, ये आपका पेरिलिम्फ, पूरा आपका ये पेरिलिम्फ है यहाँ तक। और इनर साइड में ये जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका फ्लूइड एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ के बहुत साइड में क्या होता है, पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है। वापस चलिए, जैसे साउंड आता है, मैलियस इंकस स्टेपीज वाइब्रेट होती है, और ये साउंड जो है कहाँ पे जाता है, ओवल विंडो के अंदर। जैसे ये ओवल विंडो के अंदर साउंड जा रहा है, अंदर कौन सा फ्लूइड है, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ फ्लूइड क्या होता है, आपका मूवमेंट करने लगता है। जैसे ही आपका पेरिलिम्फ फ्लूइड मूवमेंट करता है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये जो आपका मेम्ब्रेन है, ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये आपका वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है। इनर साइड में आप देख पा रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर्स लगे रहते हैं, जो अभी आपने वीडियो के अंदर देखा। तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में क्या लगे हुए हैं, हेयर्स लगे रहते हैं। जब ये हेयर इस मूवमेंट की वजह से जब ये हेयर इस मूवमेंट की वजह से मूव करते हैं, जैसे ये हेयर इधर मूवमेंट करेंगे, उधर मूवमेंट करेंगे, तो ये क्या करते हैं, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज कर देते हैं। जैसे ही आपका साउंड वेव इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज होता है, आपका जो नर्व कनेक्ट है, कौन सा नर्व कनेक्ट है आपका, वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व। तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो कनेक्ट है, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करती है और आपका ब्रेन के लिए ट्रांसफर कर देती है। ब्रेन के लिए जैसे ही ट्रांसफर करती है, तब ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि बाहर से जिसने कुछ बोला है वो क्या बोला है, यानी आपको उसका क्लियर जस्टिफिकेशन होता है। तो वापस देखिए क्या प्रोसेस होता है। नॉर्मल साउंड वेव आया, ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराया, मैलियस इंकस स्टेपीज आपस में वाइब्रेट होती हैं। ये साउंड वेव आपका ओवल विंडो के अंदर जाता है। ओवल विंडो के अंदर पेरिलियम फ्लूइड है, ये फ्लूइड का मूवमेंट होता है। ये फ्लूइड का जो मूवमेंट होगा, इस तरीके से मूवमेंट जा रहा है, ये मूवमेंट जाएगा इस तरीके से, और यहां से आपका मूवमेंट एंड हो जाता है। तो ये कौन सा विंडो है आपका, राउंड विंडो है। यानी आपका ओवल विंडो से साउंड वेव जनरेट होती है और आपका ओवल विंडो पे जाकर के एंड हो जाती है। तो इस साउंड वेव का काम क्या रहा, साउंड वेव का काम केवल इतना है कि ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे जो हेयर लगे हुए हैं, इन हेयर का मूवमेंट कराना। जैसे ये हेयर का मूवमेंट कराते हैं, साउंड वेव इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल वेव में जैसे ही चेंज होती है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन के लिए चला जाता है। इस तरीके से आपका हियरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो साउंड वेव वापस आया है, ये आपका जो ट्यूब है, जो ईस्टर्न ट्यूब है, इसके थ्रू ये साउंड वेव जो है बाहर निकल जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है हियरिंग के अंदर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पेरिलिम्फ, ये आपका पेरिलिम्फ, यानी ये आपका ओवल विंडो, ये आपका राउंड विंडो। अगर इसको हम साइड से देखें तो आपको कैसा नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा। ये आपकी नर्व लगी हुई है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, ये है आपका पेरिलिम्फ। सेम आपका दूसरे पोर्शन में भी आपका क्या है, पेरिलिम्फ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला पेरिलिम्फ और ये वाला पेरिलिम्फ आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है। और बीच में ये जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है, जहां पर आपके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, हेयर्स होते हैं, कॉर्टी होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपका ये ग्रीन नजर आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ। तो दो आपके पेरिलिम्फ आ गया, ये आपका पेरिलिम्फ, ये आपका पेरिलिम्फ। उसके बाद ये रेड कलर का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है आपका, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। यहाँ पर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, वेस्टिबुलर
मेम्ब्रेन। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर कवर किए हैं पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ को, दोनों के बीच में ये जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हेयर का अटैचमेंट होता है। तो इस तरीके से ये वेस्टिबुलर का और कॉक्लियर का इनर स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एंडोलिम्फ है, इसी के अंदर आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, और उस पर जो है हेयर प्रोजेक्शन, ये आपको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर आपका हेयर फॉर्म होते हैं। जैसे आपका इसके अंदर क्या आएगा? साउंड वेव आएगा, ये फ्लूइड मूवमेंट करेगा, और ये मूवमेंट की वजह से आपका ये फ्लूइड मूवमेंट करता है, और इसके अंदर जो हेयर है ये आपके मूवमेंट करने लगते हैं। जैसे मूवमेंट करते हैं, साउंड वेव इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज हो जाता है, और आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के थ्रू आपका ब्रेन के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मीनियर डिजीज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। तो इस डायग्राम में हम आपको समझाएं कि मीनियर डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आपका पेरिलिम्फ है, ये आपका एंडोलिम्फ है। तो ये एंडोलिम्फ क्या होता है? यहाँ से इंक्रीज होने लगता है, और यहाँ पेरिलिम्फ में मिक्स होने लगता है। जैसे ही मिक्स होगा या एंडोलिम्फ का एक्युमुलेशन होगा, ये एनलार्जमेंट होने लग जाएगा। जैसे ही एनलार्जमेंट होगा, आपके ईयर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, आपके ईयर में पेन होने लगता है, और आपके फ्लूइड का डिस्टरबेंस होने लगता है, और आपको जो है हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और टेनिटिस जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो आपका वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, जैसे ही आपका एंडोलिम्फ का प्रेशर इंक्रीज होगा, जो एंडोलिम्फ का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। तो रप्चर होने की वजह से क्या होता है? ये फ्लूइड आपस में मिक्स होने लग जाते हैं, और फ्लूइड का प्रेशर भी आपका हाई होने लग जाता है। इस वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका लैबिरिंथ। तो ये लैबिरिंथ की स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होती हैं। रप्चर हुआ और आपका फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेस के बारे में, कि ये जो कंडीशन है, ये कॉज क्या है, इसका इटियोलॉजी क्या है, ये क्यों होती है। तो इसका बेसिकली जो कॉज है वो अननोन है। इट मीन्स रिसर्चर्स ये फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि ये फ्लूइड का जो एकुमुलेशन होता है ये क्यों होता है। लेकिन फिर भी रिसर्च के अंदर ये फाइंड आउट किया गया है कि कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो इस कंडीशन को जो है कॉज करते हैं। जैसे आपका ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बॉडी के हेल्दी सेल्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। कुछ एलर्जीज की वजह से भी कुछ केसेस देखने को मिले हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका एंडोलिम्फ फ्लूइड जो है एक्युमुलेट होने लगता है। टॉक्सिसिटी, अल्कोहल कंज्यूमशंस, यानी जो पीपल अल्कोहल कंज्यूमशन करते हैं उनके अंदर भी ये केसेस देखने को मिले हैं। हेड ट्रोमा, यानी डायरेक्ट आपको इंजरी हो गया हेड के अंदर, उसके अंदर भी केसेस देखने को मिले हैं। स्मोकिंग एंड यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन लाइक द एस्पिरिन। तो ये सारा जो डाटा है ये रिसर्च करने के बाद जो है फाइंड आउट हुआ है, और ये जो है रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इट मीन्स आपका जो एंडोलिम्फ फ्लूइड का जो कलेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से आपका होता है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ड्यू टू द इटोलॉजिकल फैक्टर। तो हमारा इटोलॉजिकल फैक्टर क्या है? अभी इडियोपैथिक है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर की वजह से ये कंडीशन जनरेट होता है। तो उसके बाद क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एंडोलिन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ एलर्जी होता है, या मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से आपका एंडोलिन फ्लूइड का क्या होने लग जाएगा? ओवर प्रोडक्शन होने लग जाएगा। जैसे ही आपका ओवर प्रोडक्शन होगा और एब्जॉर्प्शन आपका नहीं हो पा रहा है नॉर्मल, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो एक कंडीशन डेवलप हो जाएगा, एक्युमुलेशन ऑफ द एंडोलिन। जैसे ही आपका एक्सेसिव एक्युमुलेशन इन द इनर ईयर होगा, आपके ईयर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, आपका रप्चर मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि वेस्टिबुलर जो मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से रप्चर हो गया था। तो ऐसे ही आपका एंडोलिम्फ अगर फ्लूइड एक्युमुलेट कंटिन्यू होता जाएगा ओवर प्रोडक्शन की वजह से,
लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो इससे क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा और आपका वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने की वजह से आपका एंडोलिम्फ फ्लूइड पैरेलिम्फ फ्लूइड में मिक्स हो जाता है। इससे क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से परमानेंट लॉस ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर फंक्शन, यानी आपका हियरिंग लॉस भी हो सकता है और वेस्टिबुलर फंक्शन भी डिस्टरबेंस हो सकता है। तो कॉक्लिया क्या फंक्शन करता है, आपकी बॉडी के अंदर हियरिंग मेंटेन करता है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर क्या करता है, आपका बॉडी का बैलेंस करता है। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो थ्री स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होता है। सबसे पहले आप हेड टिल्ट करते हैं, तो उस टाइम अलग सर्कुलर कैनाल आ रहा है। जब आप राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, उस टाइम आपका अलग जा रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आपकी जो कैनाल है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो मूवमेंट करता है। अगर मान लीजिए, अगर वो फ्लूइड के अंदर डिस्टरबेंस होगा और उस टाइम अगर आप बॉडी का मूवमेंट करते हैं, हेड का मूवमेंट करते हैं, तो आपको स्पाइनिंग सेंसेशन जनरेट होने लगता है, आपको चक्कर आने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाती है और जो कॉक्लिया है वो आपकी बॉडी के अंदर हियरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ये पैथोलॉजी आपको कंप्लीट हो गया होगा कि सबसे पहले कॉजेज आते हैं, रिस्क फैक्टर आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एंडोलिम फ्लूइड का ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज होता है और रप्चर मेम्ब्रेन यानी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन आपकी रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका परमानेंट ऑडिटरी और वेस्टिबुलर फंक्शन डैमेज हो जाता है। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्टिबुलर डिस्टर्ब हो रहा है एंड कॉक्लियर डिस्टर्ब हो रहा है। तो वेस्टिबुलर के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे वेस्टिबुलर का फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग, तो सबसे पहले क्या होगा, डिस्टर्बेंसेस इन द बैलेंस, तो वर्टिगो सेंसेशन आएगा, जो कि लास्ट कितना रहता है, 20 मिनट्स का रहता है। 20 मिनट्स टू सेवरल आवर्स तक ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेकंड फंक्शन है आपका कॉक्लिया का। अगर मान लीजिए कॉक्लिया डिस्टरबेंस होती है, कॉक्लिया डैमेज होती है, तो आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये आपका हियरिंग लॉस टेम्परेरी भी होता है या फिर परमानेंट भी हो सकता है। टेनेटिस, टेनेटिस का मतलब ईयर के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे बैल बज रहा है, बैल की आवाज आ रही है। ऑरल फुलनेस, और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा ईयर के अंदर फ्लूइड जो है बिल्डअप हो रहा है, फ्लूइड आपका कलेक्ट हो रहा है, इस तरीके का आपको फीलिंग आएगा। तो जनरली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वर्टिगो, हियरिंग लॉस, टैनिटिस, ऑरल फुलनेस और माइल्ड पेन भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अब इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस रहेंगी जो इस कंडीशन को हम फाइंड आउट कर सकें, मेडिकल डायग्नोसिस फाइंड आउट कर सकें कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इसके फाइंड आउट के लिए सबसे पहले हम क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट हमें बताएगा कि आई हैव फीलिंग टैनिटिस, आई हैव फीलिंग हियरिंग लॉस, आई एम अनेबल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये सारी चीजें हमको एक्सप्लेन करेगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब पेशेंट का हम मूवमेंट करा के देखेंगे कि इसको रियल में स्पाइनिक सेंसेशन आ रहा है या जस्ट हमको ऐसे ही बता रहा है। ओटोस्कोपी, ओटोस्कोपी में हम क्या करते हैं, ओटोस्कोप का यूज करते हैं। ऑडियोमेट्री में हम डिफरेंट टाइप की वेव देने के बाद एक ग्राफ बनाते हैं। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी के अंदर भी ग्राफ बनाते हैं एंड एमआरआई एंड सीटी स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लियर विजुअलाइजेशन करते हैं कि प्रेजेंट में ईयर का कॉक्लिया का क्या स्ट्रक्चर है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओटोस्कोपी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओटाइटिस मीडिया के अंदर। तो ये आपका ओटोस्कोप होता है जिसके अंदर लेंस होता है और आपका ईयर का विजुअलाइजेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द ओटोस्कोपी। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपका ओटोस्कोपी कहलाता है और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका ओटोस्कोप कहलाता है। तो ओटोस्कोप की हेल्प की वजह से आपके ईयर का क्लियर हम विजुअलाइजेशन करते हैं। इस प्रोसीजर को हम ओटोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक डिवाइस है। इस डिवाइस से आपका ये
लाइन कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका ब्लू हेडफोन है, एक साइड में आपका रेड है। इससे क्या डिफरेंट होता है कि आपका हियरिंग कैपेसिटी राइट ईयर का कैसा है, लेफ्ट ईयर का कैसा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टेक्नीशियन है, कि यहाँ से क्या करेगा, साउंड को डिफरेंट डिफरेंट साउंड को जनरेट करेगा, और यहाँ से आपका सेटिंग चेंज करने के बाद आपका साउंड भी चेंज करेगा। ये ग्राफ क्या बताएगा, ये जो ग्राफ है ये आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, रेड वाला, ब्लू वाला। तो रेड वाला क्या बताएगा, आपका राइट ईयर का क्या कंडीशन है, ब्लू वाला क्या बताएगा, लेफ्ट ईयर का क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके लेफ्ट ईयर का प्रॉब्लम और राइट ईयर का प्रॉब्लम दोनों ही हमको आइडेंटिफाई होते हैं। तो ऑडियोमेट्री क्या है, इट इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज टू evaluate द पर्सन हियरिंग एबिलिटी, यानी कैपेसिटी आपका हियरिंग का कैसा है, राइट ईयर का कैसा है, लेफ्ट ईयर का कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या प्रेजेंट में कितना हियरिंग लॉस हो चुका है। ये एबिलिटी पता करने के लिए हम ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। इसके अंदर और क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हियरिंग एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द डिग्री एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग। तो इसके अंदर हमें ये भी मालूम हो जाएगा देयर इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो ऑडियोमेट्री टेस्ट की वजह से हम क्या पता कर पाते हैं, हियरिंग एबिलिटी। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी में भी सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके अंदर जो है, ये जो आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, ये डायरेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए कॉक्लिया के अंदर जाता है। और कॉक्लिया के अंदर जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, वो आपकी जो सिग्नल जनरेट होते हैं, ये सिग्नल जो जनरेट होते हैं उनका कैपेसिटी फाइंड आउट करता है कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। ये सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका फ्लूइड हेयर को जो आपकी टेक्टोरल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हेयर थे उनका मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे आपका ईसीजी के अंदर आपने कार्डियक में देखा होगा, जैसे ही आपका ब्लड पंप होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ईसीजी के वेव्स बनते हैं। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने की वजह से, आपके हार्ट के चैम्बर क्लोजिंग और ओपनिंग होने की वजह से आपके जो ईसीजी है उसके अंदर वेव बनती है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी पीक्यूआरएसटी वेव बनती है। सेम आपका यहाँ पर क्या है, इस कॉक्लिया के अंदर, वेस्टिबुल के अंदर, जैसे ही आपका हेयर मूवमेंट करेगा तो पेरिलिम फ्लूइड मूवमेंट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका सिग्नल जनरेट होगा, यानी साउंड वेव इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से जो सिग्नल लिया जा रहा है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के द्वारा, जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, उसी को रिसीव करेगा ये इलेक्ट्रोड। जब ये इलेक्ट्रोड रिसीव करेगा तो डिवाइस के अंदर इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। इससे आपका फाइंड आउट होता है कि कैपेसिटी आपकी जो कॉक्लिया की है वो सिग्नल कितना जनरेट कर पा रही है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना जनरेट कर पा रही है, जो जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, आपके हेयर मूवमेंट की वजह से। इसको शॉर्ट में बोलते हैं इकोजी। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट used to measure the electrical potential generated in the inner ear, cochlea and auditory nerve in response to the sound stimulation। तो जैसे ही बाहर से साउंड स्टिमुलेशन होगा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे और उनको ये कैच करेगा और ग्राफ के रूप में आपको फाइंड आउट करेगा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी। लास्ट है आपका एमआरआई। एमआरआई सीटी स्कैन आपने जनरली देखा है, तो ये क्या होगा, आपका डीपली आपका एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज ये फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि आपका मीनियर डिजीज के अंदर कोई ईयर का डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या मान लीजिए हेड ट्रॉमा हो गया तो ट्रॉमा की वजह से, कोई प्रेशर की वजह से कोई रप्चर तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम एमआरआई एंड सीटी स्कैन करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करें मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा कॉज तो क्या है, अननोन है, और अननोन कॉज को क्योर करने के लिए देर इज नो ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे वहां पर आपका रिस्क फैक्टर था, यहाँ पे भी आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट रहेगा।
तो आपका मिनियर डिजीज का देयर इज परमानेंट कॉज नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, अगर आप कॉजेस को क्विट कर देते हैं, आप रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर लेते हैं या लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं, तो हो सकता है जो सिम्टम जनरेट हो रहे हैं, आपको वर्टिगो सेंसेशन जो आ रहे हैं, आपको जो हियरिंग लॉस हो रहा है, हियरिंग की कैपेसिटी जो कम हो रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन करेंगे हम लो सोडियम डाइट, यानी आप जो फूड के अंदर जो सोडियम इंटेक करते हैं उसका अमाउंट हम कम कर देंगे। इसका रीजन क्या होता है कि सोडियम आपकी बॉडी के अंदर वाटर को अटैच करता है, वाटर का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करता है। तो वाटर जहां पे सोडियम होता है वहां पर वाटर जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी ये वाटर को रिएक्शन करके कैच करता है और पानी का जो है कलेक्शन करता है। अगर फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो ईयर के अंदर भी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जितना हो सके डाइट के अंदर क्या मॉडिफाई करना है, सोडियम का इंटेक कम करना है। अवॉइडिंग कैफीन, अल्कोहल एंड टबैको। अगर आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर टबैको यूज कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या कैफीन ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं और भी एडिक्टिव ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनको आपको अवॉइड करना है। ये आपको लाइफ स्टाइल के अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशंस। तो मेडिकेशन में हमको सबसे पहले लेना है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करेगा, आपके फ्लूइड को एग्जिट करेगा, आपकी बॉडी से फ्लूइड एग्जिट होगा तो आपके ईयर के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। स्पेशली जो मेडिकेशन आती हैं जो आपके एंडोलिम्फ के प्रेशर को डिक्रीज करती हैं, इसलिए मेडिसिन आती हैं हाइड्रोक्लोराथाइजाइड और क्लोराथाइडेलॉन, क्लोराथाइलिडोन। ये दो मेडिकेशंस हैं जो जनरली हम यूज करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ डायूरेटिक्स। एंटीहिस्टामिन्स और बेंजोडाइजिपन्स फॉर द वर्टिगो। तो ये कुछ एलर्जी की कंडीशन है। मान लीजिए आपको जो फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है वो एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो इस केसेस में वर्टिगो को रिमूव करने के लिए, वर्टिगो को क्विट करने के लिए, वर्टिगो का ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन और बेंजोडाइजिपन्स देते हैं। एंटीहिस्टामिन्स में क्या क्या एग्जांपल है, मैक्लिजिन, डाइमेनहाइड्रेनेट एंड प्रोमेथाजिन, और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। बेंजोडाइजिपन्स में क्या क्या है, डाइजीपम, क्लोनाजीपम एंड लोराजीपम। तो इस तरीके से जो मेडिकेशन देंगे तो उससे क्या होगा, आपका वर्टिगो का जो सेंसेशन आ रहा है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर मान लीजिए इन्फ्लामेशन का कंडीशन जनरेट हो रहा है फ्लूइड के एक्युमुलेशन की वजह से, आपके इनर ईयर में अगर इन्फ्लामेशन जनरेट हो रहा है तो वहां पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन है, मेथिलप्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है। तो ये हम मेडिकेशन दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपने क्या क्या डिस्कशन किया, डायूरेटिक्स, इससे क्या होगा, आपके फ्लूइड जो कलेक्ट हो रहा है वो आपकी बॉडी से बाहर रिमूव होगा। एंटीहिस्टामिन्स, अगर मान लीजिए एलर्जिक कंडीशन की वजह से आपका मेनिया डिजीज जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में एंटीहिस्टामिन्स देंगे। इससे क्या होगा, आपका सिम्टम्स जो आ रहा है वर्टिगो वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन्फ्लामेशन हो रहा है ईयर के अंदर तो हम कॉर्टिको स्टीरॉइड्स देंगे। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का इन्फ्लामेशन स्टॉप हो जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कौन कौन सी सर्जरी है जिसकी वजह से आपको मेनियर डिजीज हम कर सकते हैं, मेनियर डिजीज का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जनरली जो प्रेजेंट में सर्जरी चल रही है उसके अंदर एंडोलिम्फेटिक सैक डीकम्प्रेशन, ईयर परफ्यूजन, इंट्राओटोलॉजिक कैथेटर एंड वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। एंडोलिम्फेटिक आप जानते हैं, एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड सैक, जो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से वहां पर एक शंट लगाया गया था और शंट लगाने के बाद वहां से ड्रॉप ड्रॉप करके जो एंडोलिम फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा था। तो इसको हम बोलते हैं संटिंग। यानी आपका एंडोलिम्फेटिक सैक है, उसके अंदर आपने एक ये कैथेटर टाइप का एक ट्यूब लगाया और वहां से जो है फ्लूइड जो है बाहर आ रहा था, तो इसको हम बोलते हैं संटिंग। ईयर परफ्यूजन, ईयर परफ्यूजन में हम क्या करते हैं,
बाहर से मेडिकेशन डायरेक्टली आपके मिडिल ईयर और इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। इंट्रा ऑटोलॉजिक कैथेटर के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉक्लिया के अंदर एक कैथेटर जो है प्लेस कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस जो है ड्रेनेज होता रहेगा। लास्ट है आपका वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। जैसे आपने वीडियो में देखा कि वेस्टिबुलर की नर्व को कट कर दिया गया था, क्योंकि जब सेंसेशन वेस्टिबुल से नहीं जाएगा तो आपको स्पाइनिंग सेंसेशन भी नहीं आएगा। कॉक्लिया का फंक्शन मेंटेन करने के लिए, मतलब आपको हियरिंग का जो कैपेसिटी है कंटिन्यू बना रहे, और वेस्टिबुल से जो डिस्टरबेंस हो रहा है, जिस ईयर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है वेस्टिबुल की वजह से स्पाइनिंग सेंसेशन आ रहा है, पेशेंट को बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लास्ट में जो सर्जरी करते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन, वीएनएस सर्जरी बोलते हैं। और उसमें वेस्टिबुलर नर्व को कट कर दिया जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशन तो रहता है कि पेशेंट को आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्पाइनल सेसेशन बना रहता है। तो ये सारी सर्जरी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन में हम क्या करते हैं, जो एंडोलिम्फेटिक जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है इसके अंदर, एंडोलिम्फ के अंदर, और एनलार्ज हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी ये जो डिस्टेंशन हुआ है, ये जो एनलार्जमेंट हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द संटिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप लगा करके और इस फ्लूइड को क्या है यहाँ पर ड्रेन कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक संट। जैसा आपने वीडियो में देखा, इस तरीके से ही संट लगा करके फ्लूइड को बाहर ड्रेन किया जाता है। जैसे ही आपका फ्लूइड बाहर जाता है, यहाँ का फ्लूइड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो एंडोलिम्फेटिक के अंदर जो कलेक्शन हो रहा था फ्लूइड का, वो क्या हो जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। इससे क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। जैसे डिक्रीज होगा, आपका नॉर्मल हियरिंग प्रोसेस होने लगता है। तो एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन क्या होता है, आपका एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम जो एक्सेस एंडोलिम फ्लूइड है उसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये सर्जिकल प्रोसीजर एम्ड एट रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ मिनियर डिजीज by reducing the pressure caused by the excess एंडोलिम फ्लूइड इन द इनर ईयर। इस प्रोसीजर को करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स आप करते हैं, तो कोई भी आप सर्जिकल प्रोसीजर आप लिखते हैं, एग्जाम में आप कोई भी प्रोसीजर लिखेंगे तो उसके लिए आपको 3 स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला आता है आपका इंट्रा ऑपरेटिव, सॉरी प्री ऑपरेटिव, यानी ऑपरेशन से पहले आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर या प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। सेकंड आता है आपका इंट्रा ऑपरेटिव, एंड थर्ड आता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव। पहले प्री ऑपरेटिव में क्या क्या असेसमेंट कराते हैं, तो जनरली जो प्री ऑपरेटिव स्टेप होता है प्रोसीजर का, उसमें आपका असेसमेंट, यानी पेशेंट जो रहेगा उसका पूरा असेसमेंट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन और प्रायर मेडिकेशन। ऑपरेशन से पहले अगर मान लीजिए कुछ मेडिकेशन रिक्वायर है, वो भी आपकी पहले दी जाती है। कोई भी एलर्जिक टेस्ट, जैसे आपका जाइलोकिन टेस्ट, आपका टिटनस टेस्ट जिसे टीटी जाइलोकिन टेस्ट बोलते हैं, यानी टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आपकी बॉडी के अंदर यूज होते हैं, तो टिटनस ना हो इसलिए टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका जाइलोकिन टेस्ट किया जाता है। जाइलोकिन टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जो मेडिकेशन यूज होंगी तो उससे कोई एलर्जी ना हो, तो बॉडी के अंदर हाइपर एक्टिव जो सेंसेशन है, एलर्जिक रिएक्शन है, उसको हम टेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द जाइलोकिन। तो जाइलोकिन क्या आता है आपका, एक लोकल मेडिकेशन होता है जो 2% 4% में आता है। उसमें से थोड़ा सा अमाउंट लेकर के आप एएसटी करते हैं, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। जैसे ही आप टेस्ट करते हैं, अगर उससे कोई एलर्जी नहीं होती है तो पेशेंट को हम रेडी फॉर द सर्जरी कर देते हैं। उसके बाद होता है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि फिजिशियन के द्वारा किया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड शुगर कैसा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है, और पेशेंट का ईसीजी कैसा है।
तो ये तीनों चीजें आप जो है फिजिकल फिटनेस के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है प्री ऑपरेटिव स्टेज के अंदर पीएसी चेकअप। पीएसी चेकअप का मतलब है प्री अनस्थीसिया चेकअप। तो पीएस इसलिए किया जाता है, मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो अनस्थीसिया यूज किए जाएंगे, जो पेशेंट को बेहोश किया जाएगा, तो कौन कौन से आपको अनस्थीसिया लगाए जाएंगे, उसके लिए पेशेंट हमारा फिट है या नहीं है। तो पीएससी कैसे चेक करते हैं? पीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो फॉर्म रहता है उसको पूरा कंप्लीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पुराना सर्जरी तो नहीं हुआ है, या पुराना सर्जरी हुआ था तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था, इससे पहले कभी सर्जरी हुआ है तो कौन सा आपको अनेस्थेसिया दिया गया था। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं। कोई टेम्परेरी टीथ तो नहीं है, कोई आर्टिफिशियल टीथ तो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई आर्टिफिशियल डिवाइस तो नहीं लगा है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं पीएससी के अंदर। और जो भी इन्वेस्टिगेशन आते हैं उनका जो रीडिंग रहता है वो भी हम पीएससी फॉर्म के अंदर फिल कर देते हैं। लास्ट में आता है आपका कंसेंट। पहले प्रायोरिटी दी जाती है पेशेंट कंसेंट के लिए, उसके बाद दी जाती है रिलेटिव कंसेंट के लिए, थर्ड दी जाती है गार्जियंस के लिए। तो इस तरीके से पेशेंट का कंसेंट प्रायोरिटी बेस पे रखा जाता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्री ऑपरेटिव रूम के अंदर पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां से पेशेंट फिर जाता है इंट्रा ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री, बैलेंस टेस्टिंग एंड इमेजिंग, एमआरआई। तो और भी जो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये सारी चीजें आपकी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के अंदर किए जाते हैं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एक और डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर प्री ऑपरेटिव से पहले क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। तो ये जो है एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में आपके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप प्रोसीजर करते हैं उसमें आपका ब्लड टेस्ट, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, और उसके बाद आपका वायरल मार्कर। वायरल मार्कर का मतलब एचआईवी, एचसीवी और एचबीएस एजी। यानी आपको एचआईवी तो नहीं है, आपको एचसीवी तो नहीं है, आपको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन तो नहीं है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद पेशेंट को जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में क्या आते हैं? आपका सीटी स्कैन, आपका एमआरआई, आपका सोनोग्राफी। ये सारे इन्वेस्टिगेशन आपके एडिशनल में आते हैं। तो सेकंड स्टेज में हम चलते हैं सर्जिकल स्टेप्स, यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट के अंदर किस तरीके से सर्जरी की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? जनरल अनेस्थीसिया, जो किसके द्वारा लगाया जाता है? अनेस्थेलॉजिस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, सबसे पहले ट्रॉली के ऊपर, यानी ऑपरेशन जो ट्रॉली रहेगा उसके ऊपर लिटा दिया जाएगा और उसको जनरल अनेस्थीसिया दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप में जब पेशेंट फुली अनेस्थेटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो सर्जन है वो इंसिजन लगाएगा। इंसिजन कहाँ पे लगाएगा? बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर टू एक्सपोज द मास्टोइड बोन। ईयर के बैक साइड में इंसिजन लगा करके और मस्टर्ड बॉर्न का एक्सपोजर करेगा। इस प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं? मस्टर्डक्टोमी। मस्टर्डक्टोमी परफॉर्म करेगा और एंडोलिम्फेटिक सैक को एक्सेस करेगा। उसके बाद क्या करेगा? द सर्जन डिकम्प्रेस द एंडोलिम्फेटिक सैक बाय रिमूविंग एक्सेस फ्लूइड टू ड्रेन। और उसके बाद एंडोलिम्फेटिक सैक के अंदर संट डालेगा या डायरेक्ट निडल के द्वारा फ्लूइड को रिमूव कर देगा। अगर मान लीजिए बार बार कलेक्ट होता है तो टेम्परेरी वहां पर हम संट को डाल के और कंटिन्यूस ड्रेनेज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इन सम केसेस अ संट में बी इंसर्टेड टू फैसिलिटेट कंटिन्यूस ड्रेनेज। पहले आप टेम्परेरी करते हैं कि आपने निडल से रिमूव कर लिया। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा सीवियर केसेस है तो उसमें हम संट डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल प्रोसीजर होता है। नंबर वन स्टेप में जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं। नंबर सेकंड, इंसिजन लगाते हैं बिहाइंड द ईयर यानी मेस्टर्ड बोन के अंदर। उसके बाद एंडोलिम्फ सैक को हम एक्सपोज करते हैं।
डायरेक्ट निडल से आप विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप शंट डाल के और कंटिन्यूअस ड्रेनेज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर मान लीजिए प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आपको करना है। सबसे पहले क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप जब देंगे तो सबसे पहले आपको वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। पेशेंट का हियरिंग कैपेसिटी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, या मान लीजिए ऑपरेशन से पहले कैसा कैपेसिटी था, ऑपरेशन के बाद कैसा कैपेसिटी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। वर्टिगो सेंसेशन चेक करना है, यानी ऑपरेशन से पहले पेशेंट को कितना स्पाइनिंग सेंसेशन आ रहा था, पोस्ट ऑपरेटिव में कुछ चेंजेस आया है या नहीं आया है, ये सारी चीजें चेंज चेक करना है। फॉलो अप एक्सेस रिकवरी एंड सिम्टम्स ऑफ रिलीफ, जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है, फॉलो अप दिया है, उसको आपको फॉलो करना है। और ऑडियोमेट्री में भी रिपीटेड टू इवेल्युएट एनी चेंजेस इन द हियरिंग, यानी ऑपरेशन के बाद वापस आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री से क्या होगा कि पेशेंट के अंदर हियरिंग कैपेसिटी पहले जैसा ही है या ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आया। सिंपल सी बात है, अगर प्रोसीजर के अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा था वो रिलीज हो जाएगा तो हियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ पर करना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर करना है। नंबर 2 प्रोसीजर आता है ईयर परफ्यूजन। ईयर परफ्यूजन में हम क्या करते हैं, मेडिसिन को ईयर ड्रम के अंदर या फिर कॉक्लिया के अंदर डायरेक्टली निडल के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। इट मींस डायरेक्टली डिलीवरी ऑफ द मेडिकेशन इनटू द ईयर टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ द मिलर डिजीज। तो टाइप्स ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, मिडल ईयर परफ्यूजन एंड इनर ईयर परफ्यूजन। मिडल ईयर परफ्यूजन होगा तो मेडिकेशन कहाँ पर दी जाएगी, मिडल ईयर के अंदर। इनर ईयर परफ्यूजन होगा तो मेडिकेशन कहाँ दी जाएगी, डायरेक्ट कॉक्लिया के अंदर। तो ये दो प्रोसीजर आपके होते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं मिडिल ईयर परफ्यूजन। तो ये आपका ईयर का स्ट्रक्चर है, ये आपका कॉक्लिया, स्टेन ट्यूब, ईयर ड्रम, मिडिल ईयर। यहां से आपने इंजेक्ट करके मेडिसिन डायरेक्ट आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए और ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और यहाँ पर मेडिसिन जो है विड्रॉ कर दिया जाता है मिडिल ईयर के अंदर। Medication injected into the middle ear through the tympanic membrane, allowing it to diffuse into the inner ear by the round window. अब राउंड विंडो ओवल विंडो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जहां पर आपकी स्टेपीज अटैच होती हैं वो आपकी ओवल विंडो होती है। और सेकंड जो आपकी ईस्टर्न ट्यूब के पास जो ओपन होती है इसको हम राउंड विंडो कहते हैं। तो राउंड विंडो के पास इसका डिफ्यूजन हो जाता है। कौन कौन सी मेडिसिन है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए मिडिल ईयर तक दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स यानी डेक्सामेथासोन एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन है, ये आपका इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, ये आपकी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए दी जाती है। सेकेंड मेडिकेशन है आपका जेंटामाइसिन, जो आपकी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक है, जो कि आपके वर्टिगो सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये आपकी मेडिकेशन हो सकता है आपकी जेंटामाइसिन हो या हो सकता है आपका स्टीरॉइड्स हो। प्रोसीजर फॉर इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन, यानी ये जो आप प्रोसीजर अभी आपने देखा इसको हम करते कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये मेजर प्रोसीजर नहीं है, सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, ये लोकल अनेस्थेसिया दे करके और आराम से आप मेडिकेशन को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो प्री प्रिपरेशन क्या रहेगा, इसके अंदर ज्यादा प्री प्रिपरेशन भी नहीं आएगा। लोकल अनेस्थेसिया ड्रग्स लगा दीजिए और ईयर कैनाल को क्लीन कर दीजिए। इंजेक्शन के अंदर क्या है, फाइन निडल इज यूज टू इंजेक्ट द मेडिकेशन थ्रू द ईयर ड्रम इनटू द मिडिल ईयर। यानी आपको क्या करना है, आपने मेडिसिन लिया, जेंटामाइसिन आपने मेडिकेशन निडल के अंदर लोड किया। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को ईयरबड्स के द्वारा आपको क्लीन कर लेना है और साथ में आपको ओटोस्कोप लेकर के और मेडिसिन ले जाके आपको इंजेक्ट करना है। क्योंकि आइडियल करोगे तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि मेडिकेशन कहाँ दे पा रहे हैं। और ये जो निडल आती है स्पेशलाइज्ड निडल रहती है,
ये आपका 2cc 5cc 10cc की निडल से नहीं दी जाती है। इसका जो लेंथ होता है ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं आपका 2cc का 5cc का निडल यहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो ये आपका जो निडल है ये स्पेशलाइज निडल फॉर द ईयर मेडिकेशन इंजेक्ट करने के लिए आता है, और जैसे ही आप इस मेडिकेशन को दोगे ये आपका वर्क करना शुरू कर देगा। इसके अंदर जब प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे, तो मान लीजिए आपको मेडिकेशन राइट ईयर में देना है, तो राइट ईयर को आपको सुपाइन करके रखना है। इससे क्या होगा, मेडिकेशन आपका मैक्सिमम टाइम के लिए ईयर के अंदर रहेगा। अगर मान लीजिए मेडिसिन आपने ईयर के अंदर इंजेक्ट किया और तुरंत आपने पोजीशन चेंज कर दिया, तो ये हो सकता है मेडिसिन स्टेम ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाए। जैसे आपने कभी ईयर ड्रॉप डाला होगा, तो ईयर ड्रॉप डालने के बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, और उसके बाद जब मेडिकेशन का इफेक्ट पूरा हो जाता है, मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। तो इसका एक ही प्रिकॉशन है कि जब आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए मेडिसिन दी जाती है, तो आपको उसी पोजीशन में कुछ टाइम के लिए मेंटेन रहना है। कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको पोजीशन चेंज नहीं करना है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या रहेगा, यही पोस्ट ऑपरेटिव केयर है आपका। अवॉइड swallowing, कोई भी चीज आपको swallowing नहीं करना है, यानी उस टाइम पे आपको कुछ भी चीज खाने के लिए नहीं लेना है। मूविंग द हेड, आपको अवॉइड करना है, आपको बॉडी का मूवमेंट नहीं कराना है, हेड का मूवमेंट नहीं कराना है। इससे क्या होगा, आपका जो मेडिकेशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और एब्जॉर्ब होगा। इंडिकेशन फॉर द ईयर परफ्यूजन, अभी ये जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं ईयर परफ्यूजन के लिए, यानी डायरेक्ट मेडिकेशन आप मिडिल ईयर में और इनर ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये किस किस कंडीशन में की जाती है। सबसे पहले क्या है, टू कंट्रोल द वर्टिगो सेंसेशन, प्रिजर्विंग हियरिंग, यानी वर्टिगो सेंसेशन को हमें कंट्रोल करना है, जो स्पाइनिंग सेंसेशन आ रहा है उसे हमें बंद करना है, एंड प्रिजर्व हियरिंग, और साथ में आपका हियरिंग कैपेसिटी कंटिन्यू मेंटेन रहे, इसलिए हमें ये मेडिकेशन देना है। सडन सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, अगर किसी पेशेंट को सडनली हियरिंग लॉस हो जाता है, मान लीजिए अभी पेशेंट था या घर पे कोई आपका नॉर्मल व्यक्ति है, कल आप उसको आराम से सुनाई दे रहा था, नॉर्मल सुनाई दे रहा था, अचानक से अगले दिन क्या हुआ, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हुआ, सडनली सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्योंकि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि वो आपको धीरे 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 करके सुनाई देना कम होता जाता है। जैसे जैसे आपका कंडक्शन सिस्टम के अंदर डेब्रिस का कलेक्शन होता जाएगा, आपका कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस का एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि आपका सडनली होगा, जैसे ही आपका नर्व डैमेज होगा, सडनली आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो इस केसेस में आपको सडनली आपको मेडिकेशन इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो उस केसेस में ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटो इम्यून इनर ईयर डिजीज, अगर आपके इनर ईयर में ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उस केसेस में दे सकते हैं। एंड टेनिटिस, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बार बार आपको सेंसेशन आ रहा है टेनिटिस जैसा, रिंग बज रहा है, आपका बेल बज रहा है ईयर के अंदर, तो उस केसेस में आपको मेडिकेशन देना है। तो ये कुछ इंडिकेशन रहते हैं जो आपको ईयर परफ्यूजन कराते हैं। अब ये ईयर परफ्यूजन तो आपने कर लिया, लेकिन इसका कुछ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन भी रहता है, जैसे आपका पेन, डिस्कम्फर्ट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। सिंपल सी बात है, जब आप मेडिकेशन ईयर से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए मिडिल ईयर में जा रहे हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को तो आपने पंचर कर दिया। वर्टिगो एंड हियरिंग लॉस, ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका इनर ईयर परफ्यूजन या डायरेक्ट कॉकलियर परफ्यूजन। इनर ईयर का मतलब डायरेक्ट आपको, अब जो मेडिसिन देना है वो डायरेक्ट आपको इनर ईयर में देना है। इनर ईयर का मतलब कॉकलिया में देना है, इसलिए इस प्रोसीजर को डीसीपी के नाम से भी जानते हैं हम, डायरेक्ट कॉकलियर परफ्यूजन। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके सब्सटेंस होते हैं। ये सिरिंज आपने लिया, ये आपने निडल लिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए वो मेडिसिन आपने कहाँ डाला था, मिडिल ईयर में डाला था,
लेकिन ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट आपके राउंड विंडो के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपका ओवल विंडो है, वेस्टिबुल है, ये आपका बोन है, कॉक्लिया है, राउंड विंडो, मिड ईयर कैविटी, ईयर कैनाल। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए राउंड विंडो में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉक्लियर परफ्यूजन या डीसीपी। तो ये आपका क्या है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो मेडिकेशन का इफेक्ट होगा वो बहुत जल्दी होगा। मान लीजिए आप आईवी लाइन के थ्रू देते हैं या आईएम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, तो आपके नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये मेडिकेशन जाएगा और ये इसका इफेक्ट भी बहुत कम होगा, क्योंकि मेडिकेशन आपके होल ब्लड के अंदर जो है मिक्स हो जाती है। लेकिन ये मेडिकेशन आपकी डायरेक्ट टू होम जा रही है। डायरेक्ट टू होम का मतलब डायरेक्ट टू कॉक्लिया जा रही है। तो डायरेक्ट टू कॉक्लिया में जाएगा तो ये मेडिकेशन तुरंत ही आपका इफेक्टिव होती है। तो ये जो है कुछ एडवांस टेक्निक के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है आपका नंबर थर्ड, इंट्रा ऑटोलॉजिक कैथेटर। इंट्रा ऑटोलॉजिक कैथेटर प्रोसीजर में क्या होता है, ईयर के बैक साइड से ये आपका रिजर्वायर है, ये आपका कॉइल है, ये आपका कैथेटर है, ये आपका कॉक्लिया है। तो कॉक्लिया के अंदर डायरेक्ट मेडिसिन देने के लिए एक परमानेंटली एक आपका इम्प्लांट कर दिया जाता है कैथेटर का, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा ऑटोलॉजिक कैथेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट में वेसल्स जो है डैमेज हो जाती हैं। जब वेसल डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर लाइन बहुत पतली पतली हो जाती है, उसमें हम वेंट्रोन नहीं डाल पाते हैं, सेंट्रल लाइन भी नहीं डाल पाते हैं। उस केसेस में हम क्या करते हैं, ओपनिंग करके और एक वेन के अंदर कैथेटर डाल के और एक शंट लगा देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, कीमोपोर्ट बोलते हैं। जो कीमोपोर्ट है वो आपका स्किन के अंदर प्लेस करके और ऊपर से स्विचर लगा दिया जाता है। अब ऐसे पेशेंट में अगर आपको मेडिसिन देना है, कोई भी मेडिसिन आप डायरेक्ट उस पोर्ट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। अब बार बार आपको आईवी लाइन लगाना नहीं है, सेंट्रल लाइन लगाना नहीं है, वाइन वेन आपको सर्च नहीं करना है। तो कीमोपोर्ट क्या हेल्प करता है, आप मेडिकेशन डायरेक्टली उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। सेम आपका यहाँ पर क्या है, इंट्रा ऑटोलॉजिक कैथेटर है, जो आपके ईयर के बिहाइंड से ये जो है इंसर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका डायरेक्ट कॉक्लिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से तो आप जो मेडिकेशन दोगे वो डायरेक्ट आपके कॉक्लिया के अंदर जाएगा। तो इंट्राऑटोलॉजी कैथेटर क्या है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द इनर ईयर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कब प्रोसीजर किया जाएगा, जब पेशेंट का कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी पेशेंट आपका क्रॉनिक मीनियल डिजीज के अंदर चला गया, काफी साल हो गया है, पेशेंट का मीनियल डिजीज जो है ट्रीट नहीं हो पा रहा है। उस केसेस में मेडिसिन लॉन्ग टाइम के लिए देने के लिए ये इंट्रा ऑटोलॉजिक कैथेटर्स यूज किए जाते हैं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्या रहेगा, यानी ऑपरेशन से असेसमेंट क्या रहेगा, वही सेम आपका क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, पेशेंट का कंडीशन आइडेंटिफाई करना है, हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन करना है और ऑडियोमेट्री टेस्ट करना है। इमेजिंग टेस्ट में आपका सीटी स्कैन एंड एमआरआई। प्रोसीजर क्या रहेगा, पेशेंट को आप लोकल अनेस्थेसिया लगा सकते हैं। अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप जनरल अनेस्थेसिया का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, इंसिजन इज मेड बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर की आपको एक इंसिजन लगाना है, वहां से आपको ईयर ड्रम तक को पंचर करना है और मस्टर्डक्टोमी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जाकर के आपको राउंड विंडो के अंदर मेम्ब्रेन को प्रिक करते हुए कॉक्लिया के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। यानी यहाँ से हम क्या है, ये जो प्रोसीजर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देंगे, लोकल अनेस्थेटिक ड्रग्स इंजेक्ट करेंगे। अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है तो जनरल अनेस्थेसिया भी कर सकते हैं। वहां से आपको एक कैथेटर डालना है, ओपन करने के बाद तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए आपका कॉक्लिया के अंदर राउंड विंडो से आपको इंजेक्ट होना है और यहाँ पर ये कैथेटर प्लेस कर देना है।
नेक्स्ट टाइम आपका जो भी मेडिकेशन है ये डायरेक्ट कॉक्लिया के अंदर इंजेक्ट होता रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप में लोकल अनेस्थीसिया देना है, जनरल अनेस्थीसिया देना है। फिर आपको इंसिजन लगाना है। इस इंसिजन को क्या बोलते हैं? मेस्टेरोडक्टोमी प्रोसीजर बोलते हैं। और राउंड विंडो में आपको ये कंप्लीट करना है। किस केसेस में आपको ये कंडीशन जो है, ये प्रोसीजर जो है हमें कंप्लीट करना है? क्रॉनिक वेनियस डिजीज के अंदर, या ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, या परसिस्टेंट टैनिटस। मतलब आपको कंटिन्यूस टैनिटस, बार बार आपको टैनिटस हो रहा है, उस केसेस में आपको ये परफॉर्म करना है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी रहेंगे। यानी अभी आपने देखा कि कुछ सर्जरी जो हम कर रहे हैं तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर भी रहते हैं। इसमें क्या क्या है आपका? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं। अगर असेप्टिक टेक्निक से नहीं किया गया तो आपको इन्फेक्शन होने की भी चांसेस है। डिवाइस डिस्प्लेसमेंट, जो आपने डिवाइस प्लेस किया है ईयर के बैक साइड में, ये आपका डिस्प्लेस भी हो सकता है बार बार मूवमेंट होने की वजह से, या प्रोसीजर आपने कंप्लीटली सही से नहीं किया है, आपका जो डिवाइस है वो अच्छी तरीके से फिक्स नहीं हुआ है, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। हियरिंग लॉस, अगर मान लीजिए आपने जो डिवाइस डाला है, आपने जो कैथेटर डाला है, अगर आपका साइड इफेक्ट हो गया या कैथेटर आपका कॉक्लिया के अंदर राइट डायरेक्शन में नहीं गया, हो सकता है आपका नर्व डैमेज हो जाए और आपको परमानेंट हियरिंग लॉस भी देखने को मिल सकता है। और ओटोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकता है। मतलब आपके ईयर के अंदर कुछ इंफेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन होने की वजह से आपका हियरिंग कैपेसिटी भी आपका डिक्रीज हो सकता है। लास्ट प्रोसीजर है आपका वीएनएस। वीएनएस में हमने प्रोसीजर में देखा कि लास्ट में आपने क्या किया, सीजर से वेस्टिबुलर नर्व को कट कर दिया गया था। तो ये प्रोसीजर कब किया जाएगा? जब आपका एंटीबायोटिक मेडिकेशन थेरेपी, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का थेरेपी, आपका मिडिल ईयर का इंजेक्शन जो आप दे रहे हैं, डायरेक्ट कॉक्लिया में भी मेडिसिन आपने इंजेक्ट किया, लेकिन कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी आपका एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वर्क नहीं कर रहा है, उस केसेस में भी आपका वर्टिगो सेंसेशन पेशेंट को हो रहा है, स्पाइनिंग सेंसेशन कंटिन्यू पेशेंट को हो रहा है, तो उस केसेस में हम वीएनएस सेक्शन कर देते हैं। तो वीएनएस में क्या करते हैं? पेशेंट का प्रोसीजर के अंदर जो वेस्टिबुलर नर्व है उसको कट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा? कोक्लिया का वर्क चलता रहेगा, लेकिन बैलेंस का प्रॉब्लम पेशेंट को आने लग जाएगा, लेकिन स्पाइनिंग सेंसेशन पेशेंट को जनरेट नहीं होगा। तो वीएनएस के अंदर क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व कटिंग द वेस्टिबुलर नर्व टू ट्रीट सीवियर वर्टिगो caused by the inner ear disorder. द प्रोसीजर इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ बैलेंस सिग्नल्स। यानी ये प्रोसीजर क्या करेगा? जो ट्रांसमिशन ऑफ बैलेंस सिग्नल हो रहा है उसमें चेंज करेगा, इंटरप्ट करेगा। यानी आपका जो बैलेंस अभी जो आप मेंटेन कर पाते हैं वो आप पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन, इफेक्टिवली इलिमिनेटिंग वर्टिगो while aiming to preserve the hearing। यानी वर्टिगो के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर वेस्टिबुलर नर्व को तो हम कट कर रहे हैं, लेकिन हियरिंग को हम प्रिजर्व कर रहे हैं। यानी इससे क्या होगा? आपका हियरिंग कैपेसिटी बना रहेगा, लेकिन आपका जो स्पाइनिंग सेंसेशन है, जो वर्टिगो है, वो परमानेंटली आपने कट कर दिया। तो थोड़ा बहुत आपको ये सिम्टम देखने को मिल सकता है, पेशेंट आपका पहले जैसा फील नहीं करेगा। तो वीएनएस प्रोसीजर कैसे करते हैं? सबसे प्रोसीजर करने से पहले वही प्रोसीजर है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। इसके अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, काउंसलिंग, पेशेंट का रिस्क बेनिफिट, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमें पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है। ये वीनस प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हैं, इसमें आपका एक नर्व काट दिया जाएगा, इससे आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, इसको प्रॉब्लम और ये आपका बेनिफिट होने वाला है, और ये आपका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है। तो आप अगर एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप कंसेंट पे साइन करते हैं, तो ये प्रोसीजर हम करने के लिए रेडी हैं। तो ये सारी चीजें आपका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के अंदर कर दी जाती है।
प्रोसीजर आपको कैसे करना है? तो इस प्रोसीजर को करने के लिए हम 3 प्लेसेस से ईयर के अंदर जा सकते हैं। यानी आपके पास वीनस करने के लिए, यानी वेस्टिबुलर नर्व को कट करने के लिए हम जो है 3 साइड से आपका प्रोसीजर कर सकते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका रेट्रोसिग्मोइड अप्रोच। रेट्रोसिग्मोइड अप्रोच का मतलब होता है आप जो इंसिजन लगाओगे वो कहाँ पे लगाओगे? बिहाइंड द ईयर, यानी ईयर के जस्ट बैक साइड में आप जो है इंसिजन लगाएंगे और वेस्टिबुलर नर्व को कट करके आएंगे। सेकंड आपका रहता है मिडिल अप्रोच। मिडिल अप्रोच में क्या करते हैं? इंसिजन कहाँ पे लगाना है? टेम्पोरल बोन के अंदर लगाना है। थर्ड आपका रहता है ट्रांस लेबिरिथाइन अप्रोच। इसके अंदर कहाँ पे लगाना है इंसिजन? मस्टर्ड बोन के अंदर लगाना है। यानी इनमें से आप कोई भी एक प्रोसीजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही प्रोसीजर के अंदर आपको वेस्टिबुलर नर्व को कट करना है। The surgeon identified the vestibular nerve and carefully sectioned it while preserving cochlear nerve to maintain hearing. यानी आपको क्या करना है? जैसे ही सर्जन वेस्टिबुलर नर्व को कट करेगा तो साथ में ये भी याद रखना है कि गलती से कहीं कॉक्लियर नर्व न कट जाए। अगर कॉक्लियर नर्व कट जाएगा तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये केयरफुली तरीके से आपकी वेस्टिबुलर नर्व को कट किया जाता है इस सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर। अब इस प्रोसीजर को करने के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ये प्रोसीजर हम 3 साइट में से कोई भी एक साइट सेलेक्ट करके इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में आपको क्या क्या केयर याद रखना है? हॉस्पिटल स्टे करना है, मॉनिटरिंग बैलेंस, हियरिंग, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन चेक करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट रहना है, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड इनटेक आउटपुट चार्टिंग। तो ये जनरल चीजें हैं जो नर्सिंग के असेसमेंट के अंदर ये सारी चीजें आपको करना है। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है? आपने वेस्टिबुलर नर्व को कट कर दिया, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने को मिल सकते हैं? हियरिंग लॉस, फेशियल नर्व इंजरी, यानी आपकी फेशियल नर्व है वो भी इंजरी हो सकता है, सीएसएफ लीक हो सकता है एंड बैलेंस इशू देखने को मिल सकता है। ये आपका नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, यानी आपकी जो मेनियस डिजीज है उसमें एज ए नर्स आपका क्या रोल रहेगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? असेसमेंट करना है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है एंड नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म करना है। कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस में देखिए, imbalanced nutritional status, less than body requirement related to vomiting and fluid loss, risk for injury related to disequilibrium or vertigo। इस तरीके से आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसके बाद आप नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू अल्टर्ड इनटेक, एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज हेल्थ स्टेटस एंड confusions, altered auditory sensory perception related to altered state of the ear। क्या क्या इंटरवेंशन करेंगे, यानी क्या क्या आप प्लानिंग करेंगे इस कंडीशन को सबसाइड करने के लिए? सबसे पहले क्या करेंगे? असेस द सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अटैक, एनी एसोसिएटेड ईयर सिम्टम्स लाइक हियर लॉस एंड टेनिटिस, एनकरेज पेशेंट टू lie down during attack in safe place, put side rail in the bed if the patient is in bed and place the pillow to restrict the movement। क्योंकि ऐसा पेशेंट क्या होता है, स्पाइनिंग सेंसेशन आ रहा है, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में चल रहा है तो हो सकता है वो गिर सकता है। तो ऐसे पेशेंट को आपको साइड रेल लगा करके रखना है, पेशेंट के पास पिलो लगाना है, जिससे क्या हो सकता है बॉडी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाए। अगर पेशेंट को आपको वॉशरूम ले जाना है तो आपको साथ में पेशेंट को जाना है या किसी वार्ड बॉय के थ्रू ले जाना है और उसको सपोर्ट करना है कि पेशेंट कहीं बाथरूम में फिसल ना जाए, अदरवाइज पेशेंट को हेड इंजरी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये कॉमन जो आपके इंटरवेंशन है जो आपको करना है। एंड थैंक यू सो मच। तो आज हमने डिस्कस किया कि मीनियर डिजीज के बारे में। तो सारा डिटेल हमने मीनियर डिजीज के बारे में डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।